सो फर्स्ट एग्जांपल इज क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इन्वर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब कि क्रिस्टल ऑसिलेटर इन्वर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। अब पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था कि जब हम क्रिस्टल की जो सरफेस है उस पर जब हम मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं तो मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करने से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होकर के मिलता है हमें आउटपुट पे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोसेस। नेक्स्ट अगर हम इन्वर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो अगर हम क्रिस्टल के सरफेस पर एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं एफ फ्रिक्वेंसी का, इसके सरफेस पर अगर हमने एफ फ्रिक्वेंसी का एक वोल्टेज अप्लाई किया तो ये हमें एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करके देगा जो कि एक फिक्स फ्रिक्वेंसी होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये एक हमारा इन्वर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। अब यहाँ पर क्वार्ट्ज क्रिस्टल हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारे पास पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स बेरियम टाइटेनिक भी हैं, ब्रोकले सॉल्ट भी है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी है। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर में हम क्रिस्टल ऑसिलेटर को बनाने के लिए जो क्रिस्टल यूज़ करते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है। तो हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्यों यूज़ करते हैं? उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? उनकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं आपके मैकेनिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। पहला इसका प्रॉपर्टी है कि ये मैकेनिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इनमें पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही बढ़िया होता है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ही कम एक्सपेंसिव होते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही क्वार्ट्ज क्रिस्टल को क्रिस्टल ऑसिलेटर में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये क्या है? ये क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल को अगर हम इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट देखें तो इस क्रिस्टल का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा फॉर्म होकर के आता है। अब ये ऐसा ड्रॉ क्यों किया जाता है? तो जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है उस पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। ये जो क्रिस्टल है इस क्रिस्टल पे वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। अब उन वाइब्रेशंस की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है जैसे रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया एंड कैपेसिटेंस में वेरिएशन होता है। तो यहाँ पर ये हमने RLC को सीरीज़ में कनेक्ट किया होगा जब हमने इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ किया है। लेकिन ये CM हमने यहाँ पर क्यों ड्रॉ किया है पैरेलल में? जब हम इस पर कोई भी मैकेनिकल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो जब हम क्रिस्टल पर कोई भी मैकेनिकल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ये जो क्रिस्टल है ये क्रिस्टल क्या करेगा? एक तरीके से इन दोनों ही प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा। और जैसे ही ये दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा तो ये एक कैपेसिटर फॉर्म करेगा। जब ये कैपेसिटर फॉर्म करेगा तो हमने उसको CM से डिनोट कर दिया है। तो ये आपका क्या है? RLC कंपोनेंट कब आएंगे? जब हमने मैकेनिकल फोर्स अप्लाई किया इनके सरफेस पर, क्रिस्टल की सरफेस पर जब मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करेंगे, मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करने से क्रिस्टल के डायमेंशंस में चेंजमेंट होगा, लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस वाइब्रेशंस की वजह से। तो ये हमने इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। एंड नेक्स्ट आपका CM हमने पैरेलल में इसीलिए कनेक्ट किया है कि जब हम इस पर कोई भी वाइब्रेशन अप्लाई नहीं करेंगे या फिर हम इसमें कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल जब फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उस केस में ये क्रिस्टल जो है वो एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा। एंड इन प्लेट्स के बीच में ये प्लेस्ड है तो ये कैपेसिटर फॉर्म करेगा। दैट्स वाई वी हैव कनेक्टेड हियर CM। सो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट जो है क्रिस्टल का, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का, वो ये होता है RLC सीरीज में एंड पैरेलल में CM। तो ये आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि RLC कंपोनेंट आ रहा है। तो ये जो एक सर्किट है ये एक तरीके से यही हमारा क्या जनरेट करके देगा? फ्रिक्वेंसी जनरेट करके देगा जब हम इस पर मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो मैकेनिकल फोर्स हम जिस भी फ्रिक्वेंसी का अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये इन्वर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर जिस भी सर्किट में इसका यूज़ करेंगे उस सर्किट में हम एक्सटर्नली हम क्या अप्लाई करेंगे? एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे एफ फ्रिक्वेंसी का। तो ये एक हमें फ्रिक्वेंसी जनरेट करके देगा आउटपुट में। तो यहाँ पर ये जो फ्रिक्वेंसी है वो कैसे जनरेट होगी? अब इस सर्किट को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सर्किट एक LC ट्यून सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब अगर ये एक LC ट्यून सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब क्या है कि ये एक फिक्स फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगा एंड फिक्स फ्रिक्वेंसी को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले हम इसका एनालिसिस करने से पहले हम देख लेते हैं कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड आउट की जाती है। सो रेजोनेंस कंडीशन की बात करें अगर हम किसी
क्रिस्टल में। तो रेजोनेंस कब क्रिएट होगा किसी भी सर्किट में, तो सर्किट में अगर RLC कंपोनेंट्स हैं, तो RLC कंपोनेंट्स अगर किसी सर्किट में है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन आ सकती है। एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जिस फ्रिक्वेंसी पर आपका जो रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर इक्वल हो जाता है, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि रेजोनेंस की कंडीशन है। एंड जिस फ्रिक्वेंसी पर आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल होगा, उस फ्रिक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बोला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि रेजोनेंस के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि किसी भी सर्किट में ये तीनों ही कंपोनेंट RLC कंपोनेंट्स होने चाहिए, तभी रेजोनेंस आएगा। एंड नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि एक फ्रिक्वेंसी पर आपका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल होगा, तो रेजोनेंस की कंडीशन होगी। एंड जिस फ्रिक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल होंगे, उस फ्रिक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहेंगे। सो इस तरीके से अगर हम रेजोनेंस के टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स के रेजोनेंस होंगे आपके पास। फर्स्ट वन इज सीरीज रेजोनेंस एंड सेकेंड वन इज पैरेलल रेजोनेंस, जिन्हें हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।